Okay, so next topic is Newman formula for म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस वाला हो गया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम. इसका दूसरा नाम ये है. अगर आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोली जाएगी तो आपको ये ड्राइव करना है. ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है कि फर्स्ट कॉइल की म्यूचुअल इंडक्शन दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू सेकंड कॉइल की म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंसेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं. इस चीज़ को हमें प्रूव करना है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम. अब इसके लिए मुझे दो कॉइल्स कंसिडर करनी होंगी क्योंकि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं. तो नाउ लेट अस सपोज दिस इज वन कॉइल हैविंग सम बैटरी. उस वजह से यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है लाइक दिस आई, एंड देयर इज अनदर कॉइल इन फ्रंट ऑफ इट. अब इस करंट के कारण अगर मैं बात करूँ इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है. जो करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, फ्लो करवा रहे हैं, उस वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. और अगर ये करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाली है बाय फैराडेज लॉ. तो अभी हमें इन दोनों का जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग है वो कैलकुलेट करना है. लेट अस सपोज dl1 वेक्टर हेयर, dl1 वेक्टर हेयर, एंड हेयर इज ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट P. इसके अराउंड हम कोई स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेते हैं dA वेक्टर. डायरेक्शन जो है वो कोई भी हो सकती है, मैंने ऐसे जनरली बना लिया dA2 वेक्टर. ठीक है, जो पूरा एरिया है इस लूप का दैट इज A2. इस लूप का जो एरिया है वो A1 है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये एरिया है. इस करंट एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस करंट एलिमेंट से हमें ड्रॉ करना है क्योंकि जहां हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं या फ्लक्स लिखना चाहते हैं ड्यू टू दिस करंट, वहां से हमें ऐसे पोजीशन चाहिए होती है बायर सावर्ट लॉ लगाने के लिए. तो दिस इज आर वेक्टर. यहां से स्टार्ट करना है, यहां पे एंड करना है इसको. P इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट. इस करंट को I1 मान लेते हैं. तो लेट अस राइट कंसिडर टू क्लोज्ड सर्किट्स, क्लोज्ड लूप्स, C1 एंड C2. एक को C1 मान लेंगे, दूसरी को C2 मान लेंगे. ऑफ एरियाज, जो उन्होंने एरिया बाउंड किया है A1 एंड A2. लेट I1 बी करंट सेटअप इन C1 के अंदर जो करंट हमने सेटअप किया that is I1 by some battery. Let dl1 vector be elementary length of C1 loop. C1 के ऊपर हमने मान लिया इसको. The magnetic field produced at P due to dl1, idl1. Okay, so this magnetic field will be dB2 vector is equal to mu naught by 4 pi I1 dl1 vector cross r cap by r square. ठीक है, r is this distance, r is the distance between observation point and small current element. Let us denote this r by r12. डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो r12 से डिनोट कर रहा हूं मैं ये वेक्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो यहाँ r12 लगा देते हैं. r12 वेक्टर इज position vector of observation point
drawn from dl1 vector. As you can see कि dl1 वेक्टर से हमने इसको ड्रॉ किया. Now what will be the total magnetic field? टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है फिजिकली कि हमें इस पूरी वायर के कारण जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड करना है. टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आइडियल स्मॉल करंट एलिमेंट है, सिर्फ उसकी लिखी है अभी हमने बायर-सावर्ट लॉ से. टोटल लिखना चाहते हैं मतलब पूरी वायर की जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस पूरे रीजन में उसकी इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू है. तो दैट विल बी b2 वेक्टर एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन, है ना. कैसे इंटीग्रेशन? ये एक वायर है क्लोज लूप C1, तो हमें क्लोज लाइन इंटीग्रल करना है आइडियल वन वेक्टर का. तो ये सीधा देखो यहाँ पे ऐसे क्लोज लाइन इंटीग्रल लिखा जाता है ओवर द लूप C1 और बाकी सारा फैक्टर जो है वो एज इट इज आ जाएगा μ0/4 I1 dl1 वेक्टर क्रॉस r12 कैप अपॉन r12 स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? ये होगी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड. अब मुझे देखना है कि ये जो मैंने स्मॉल एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है dA2 वेक्टर, उस स्मॉल एरिया में से कितना फ्लक्स निकल रहा है. उसमें स्मॉल फ्लक्स निकलेगा d∅2, बट आई वांट टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय द इक्वेशन phi2. Let us write the magnetic flux phi2 linked with surface area A2. ये सारा टोटल एरिया मैंने बताया था A2 है. तो this will be phi2 is equal to, तो this will be the surface integral of B2 dot dA2. ओके, अब डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है. मैंने सरफेस इंटीग्रल वैसे रहने दिया, dA2 वेक्टर मैंने पहले लिख लिया डॉट. तो ये जो कांस्टेंट है μ0/4 ये मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से. और बाकी ये जो लाइन इंटीग्रल है ये ऐसे ही बनेगा. यहाँ पे हमें वैसे ही लिखना है फिर से C1 और सारा का सारा एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देना है. दिस इज phi2 मैग्नेटिक फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसको डेल ऑपरेटर की फॉर्म में लेके जाएंगे क्योंकि हमें स्टोक्स लॉ अप्लाई करना है. तो उसको करने के लिए सबसे पहले आई एम सब्स्टिट्यूटिंग r कैप बाय आर स्क्वायर एज ग्रेडियंट ऑफ r. ठीक है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ r वो हमें पता है. तो आई कैन राइट phi2 एज देखिए μ0/4 एज इट इज. फिर हमारे पास एक सरफेस इंटीग्रल है dA2 वेक्टर एज इट इज. उसके बाद हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, जिस लाइन इंटीग्रल में हमारे पास I1 dl1 वेक्टर है क्रॉस r क्या था ना, अब उसकी जगह ग्रेडियंट ऑफ 1/r12. सेम स्टेप है जो हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, बट दिस इज विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ नेगेटिव आएगा यहाँ पे. और जब मैं अब ऑर्डर चेंज करूँगा इस क्रॉस प्रोडक्ट का, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा ऑर्डर रिवर्स करने से. A क्रॉस B इज माइनस B क्रॉस A. तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेल क्रॉस डेल 1/r12 क्रॉस I1 dl1 वेक्टर. तो दिस इज phi2. नाउ वी विल अप्लाई स्टोक्स थ्योरम हियर, बट उससे पहले हमें इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. उसके लिए हमें कंसिडर करना होगा, लेट अस कंसिडर, दिस इज इक्वेशन 3. लेट अस कंसिडर दिस थिंग डेल क्रॉस I1 dl1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12. ये चीज़ मुझे कंसिडर करनी है जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में करी थी. अब इसमें 1/r12 स्केलर है और ये वेक्टर है. तो जब डेल ऑपरेटर वेक्टर के ऊपर एक्ट करेगा कर्ल बन जाएगा, और जब ये स्केलर के ऊपर एक्ट करेगा 1/r12 पे तो ये ग्रेडियंट होगा. यहाँ प्रोडक्ट रूल भी लगेगा उसके साथ साथ. तो पहले मैं इस डेल ऑपरेटर को स्केलर पे लगा रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया डेल ऑफ 1/r12 मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्रॉस सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस
अब मैं डेल ऑपरेटर को इसके ऊपर एक्ट करवा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 1/r12 को एज इट इज़ लिखना है, तो वो मैं पहले लिख रहा हूँ। और डेल ऑपरेटर को हमें अब एक्ट करवाना है I1 dl1 वेक्टर पे, ऐसे। अब फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट कि ये जो है इस वेक्टर की कर्ल 0 होगी, क्योंकि ये जो dl1 है ये उस वायर का हिस्सा है, करंट एलिमेंट, और ये पोजीशन वेक्टर r12 पे डिपेंड नहीं करता। डेल ऑपरेटर जो है उसमें तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। तो दिस टर्म इज 0 बिकॉज डेल एंड I1 dl1 वेक्टर आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के। और हमें यहाँ से पता लग गया कि डेल क्रॉस दिस थिंग इज ये वाला जो फैक्टर ऊपर इंडिकेशन में नज़र आ रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, इसकी जगह हम ये वाला फैक्टर यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा μ0/4 dA2 डॉट, लाइन इंटीग्रल वैसे ही रहेगा, डेल क्रॉस ये सारा वेक्टर इकट्ठा हो गया लाइक दिस, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। स्टोक्स थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, तो उसको अप्लाई करने के लिए डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस समथिंग, और इसका जब हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे होंगे दैट कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रल। तो ये इक्वेशन 4 होगी मेरे पास, दिस इज 5/2। नाउ स्टूडेंट्स, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, देखिए मैं लिख रहा हूँ स्टोक्स थ्योरम है कि अगर मेरे पास कोई सरफेस इंटीग्रल है इस तरह का, कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसी भी वेक्टर की, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बट मेरे पास वो वेक्टर ये है, दिस इज ए वेक्टर, ये सारा वेक्टर ही है, क्योंकि ये 1/r12 स्केलर है, I1 स्केलर है, तो अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेक्टर ही आएगा। तो ये कर्ल हो गई, ठीक है। अब इसके साथ कर्ल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर होता है, तो डॉट dA2 एज इट इज लिखा गया। ये हो गया सरफेस इंटीग्रल, कर्ल ऑफ सम वेक्टर एंड देन इट्स सरफेस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल। किसका लाइन इंटीग्रल? दिस वेक्टर डॉट dl। तो ये पूरा वेक्टर पहले लिखा जाएगा I1 dl1 अपॉन r12 डॉट dl2, बिकॉज दिस एरिया dA2 सेकंड वाला जो एरिया है वो कौन से कॉइल का था? सेकंड वाली कॉइल का। और अभी हमें जब उसको लाइन इंटीग्रल में चेंज करना है, देखिए dA यहाँ पे है, जब हम इसको लाइन इंटीग्रल में चेंज करना है तो dl भी यहीं पे होगा, ठीक है। dl इसी का छोटा सा हिस्सा है। ये लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल विल गिव यू कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ सेम वेक्टर। तो इसलिए यहाँ पे जो dl2 आएगा, अगर मैं दूसरी वायर को कंसिडर करूँ तो उसमें हमारे पास करंट एलिमेंट dl2 यहाँ मान लें, जब टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ dl2 आ जाएगा। चलो, अब इतना बात हमें क्लियर हो गई कि हमें इस सरफेस इंटीग्रल को, जिसमें dA2 भी आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट भी आ जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल भी आ जाएगा, ये सारा वेक्टर, इसको इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना है। अब देखो यहाँ पे पहले से ही एक लाइन इंटीग्रल है ये वाला, और एक ये लाइन इंटीग्रल, तो मेरे पास डबल लाइन इंटीग्रल आ जाएगा अभी, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा इसके अलावा? बाकी μ0/4 बचना है और कुछ भी नहीं है, और ये फैक्टर वहाँ चला जाएगा। तो आई कैन राइट phi2 कैन बी रिटन एज μ0/4 लाइन इंटीग्रल ओवर C1, लाइन इंटीग्रल ओवर C2, I1 dl1 वेक्टर डॉट dl2 वेक्टर डिवाइड बाय r12। ओके, तो दिस थिंग phi2 मिल गया। अगर मैं इसको करंट I1 से डिवाइड कर दूं, आई विल गेट M12, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बाय डेफिनेशन, ये आपको पता है। तो यहाँ से फिर मेरे पास डायरेक्टली आ गया M12 इज इक्वल टू μ0/4, जस्ट I1 कट जाएगा, dl1 डॉट dl2 बाय r12,
यहाँ पे ये सिर्फ डिस्टेंस है, ये वेक्टर नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, इट इज़ जस्ट ए डिस्टेंस। और यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर्स का, तो आंसर विल बी स्केलर। और आपको पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। So this is the concept, हमारे पास M12 आ गया। Now in the same way, if battery is connected, अगर हम बैटरी को C2 में देते, is connected in loop C2, then we can find coefficient of mutual induction of C1 with respect to C2। तो जो C1 with respect to C2 है उसको हम ऐसे लिखेंगे M21, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल, जिसमें बैटरी नहीं लगी हुई, उसका बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल जिसमें बैटरी लगी हुई है। फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे, यही नोटेशन चल रही है। तो वो हमारे पास क्या होगा, देखो अब देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। अगर हम उसमें बैटरी लगा देंगे C2 में और C1 में कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें पहले हमारे पास जब हम लिखेंगे बायट सावर्ट लो तो पहले DL2 आ जाएगा, बाद में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो DL1 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, आप DL2 आगे लिख सकते हो, फ़र्क ही नहीं है कोई, डॉट प्रोडक्ट है सेम ही है। और यहाँ डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस ही है सिर्फ, उसको R12 की जगह R21 भी लिख सकते हो आप, बिकॉज इट इज़ जस्ट स्केलर, डिस्टेंस है ये। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, जस्ट ऐसे शो करने के लिए कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे DL1 पहले लिख दो, डॉट प्रोडक्ट है, DL2 बाद में लिख दो और वो डिस्टेंस है, तो ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस इज M12। मतलब चाहे आप बैटरी फर्स्ट कॉइल में लगाओ, चाहे आप बैटरी सेकंड कॉइल में लगाओ, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड is same as that of coefficient of mutual induction of second coil with respect to first. So this is called reciprocity theorem। ये न्यूमन फॉर्मूला भी है, एंड जो अभी हमने प्रूव किया कि M12 M21 के बराबर है, उसको आप M भी बोल सकते हो, is called, this thing is called reciprocity theorem। तो एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन एज इट इज़ बोली जाती है कि म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट कैसे डिफाइन होता है बताइए दो कॉइल्स के लिए, और प्रूफ करिए कि भाई अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं तो चाहे हम फर्स्ट का लिख रहे हैं कोफिशिएंट या सेकंड का लिख रहे हैं, दैट इज सेम, दिस इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, इसका एक और भी कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि जो M है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल। इसमें करंट नहीं आ रहा, फ्लक्स नहीं आ रहा, DL1 DL2 आ रहे हैं जो करंट एलिमेंट्स हैं कॉइल्स के, तो सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो वो भी मैं लिखूंगा ऑल्सो, M डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल्स। साथ में जो डिस्टेंस है उस पर भी कि वो कैसे पड़ी हुई हैं, एंड सेपरेशन बिटवीन दैम। ये R12 भी इंपॉर्टेंट है ना, अगर वो बहुत दूर दूर पड़ी होगी दोनों कॉइल्स तो ये छोटा हो जाएगा M, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ध्यान रखना है कि कॉइल्स को बिल्कुल उनके आसपास रखा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट को बड़ा बनाने के लिए। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अगर होगा तो M विल बी लार्जेस्ट, उसमें वो हम बोलते हैं परफेक्ट कपलिंग हो रही है। तो परफेक्ट कपलिंग का मतलब होता है कि एक कपलिंग कोफिशिएंट होता है स्मॉल के, वो स्मॉल के अगर यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, उसको बोलते हैं परफेक्ट कपलिंग। तो अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं, उनमें कपलिंग की अगर बात करें कि मतलब बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सॉरी, अगर हमारे पास दो कॉइल है और हम कपलिंग की बात करें तो बात यह है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लीक नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम कोएक्सियल सोलेनॉइड्स पढ़ चुके हैं, एक ऐसे कॉइल पड़ी हुई है, एक हमने उसके अंदर बना दी, तो उसका मतलब है कि जितना भी फ्लक्स है फर्स्ट कॉइल का वो सारा का सारा सेकंड में से निकल रहा है। इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स लीकेज हो रही है, मिनिमम फ्लक्स लीकेज। ये वाला जो हमारा डायग्राम है, इस तरह की जो दो कॉइल्स होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स लीक नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। और इस केस में जो K होता है, फॉर दिस केस K इज कॉल्ड
coefficient of mutual coupling, it is m upon under root L1 L2. This is 1 for perfect coupling. ये रेशो होती है, देखिए m म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है, L1 L2 क्या है, L1 L2 सेल्फ इंडक्शंस हैं। एक फर्स्ट कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस है जो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसके एरिया पे डिपेंड करेंगी, और दूसरी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं तो आंसर 1 तभी आएगा ना। तो परफेक्ट कपलिंग के लिए m जो होता है वो अंडर रूट L1 L2 होता है, एंड दिस इज ट्रू फॉर कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स में ये रिलेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये डेफिनेशन आ सकती है। ये इंश्योर करता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कि दोनों कॉइल्स कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ कपल हैं। उनमें म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट जो है वो अगर अंडर रूट L1 L2 के बराबर होगा तो उसको परफेक्ट कपलिंग बोला जाता है। और अदरवाइज अगर परफेक्ट कपलिंग नहीं है तो फिर k की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है। अगर 0 के पास है तो परफेक्ट कपलिंग नहीं है, पुअर कपलिंग है, और अगर 1 के पास है तो अच्छी कपलिंग है, गुड कपलिंग बोल सकते हैं उसको। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन द टॉपिक ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, वी हैव ए सोलेनॉइड। पहले हम सोलेनॉइड का क्वेश्चन कर लें क्योंकि आपने ये डेरिवेशन करी है। वी हैव ए सोलेनॉइड विद एयर कोर हैविंग 100 टर्न्स, length is 10 centimeter, and its area of cross section is 5 centimeter square। तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, इस तरह का टर्न्स दे रखी हैं, ये वाला एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है A, और L दे रखा है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड इट्स सेल्फ इंडक्शंस, फाइंड L फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ड्राइव जो किया था, इट इज म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। अगर एयर कोर सोलेनॉइड है तो म्यू नॉट आएगा, और अगर कोई और मटेरियल है सोलेनॉइड के अंदर, मान लो यहाँ आयरन की कोर है, तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट म्यू आर। जैसे हम कोर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाती है, N स्क्वायर A बाई L। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपके पास कोई और कोर है। तो इसमें तो सिंपली म्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी है, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विच इज़ गिवन 100, लेंथ शुड बी सब्स्टिट्यूटेड इन SI यूनिट्स, और ये भी SI यूनिट्स में सब कुछ हमें पुट करना है, तो आंसर हेनरी में आएगा। तो देख ले, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 इन SI यूनिट्स, n इज 100, उसका स्क्वेयर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई r स्क्वेयर, r स्क्वेयर मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वेयर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 उसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाई L। इसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे हम। व्हाट इज L? L इज द लेंथ विच इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया, ठीक है। ऐसे यूनिट्स में सब कुछ हमें लिख लिया, और इसको अभी आप सॉल्व कर लेना, तो आंसर विल बी 62.8 इंटू 10 टू द पावर -6 हेनरी। तो ये ऐसा यूनिट होता है। तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको फॉर्मूला रिकॉल करवाने के लिए करवाया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास फिर से एक सोलेनॉइड ही है, बट अब इस सोलेनॉइड में जो कोर है वो रिप्लेस कर दी है, और वो पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करी, हाफ कोर इज आयरन, ये आयरन है, ठीक है, और बाकी है एयर। अगर इसकी लेंथ L है तो जो आयरन कोर है उसकी लेंथ L/2 है, ठीक है, इस तरह से है। चलो, तो हमारे पास जो इसके वैल्यूज़, हाँ, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो गिवन है दैट इज 1000, N इज 1000, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, टोटल लेंथ L इज 22 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एंड रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन कोर इज 500, ठीक है। ये डाटा सारा गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाफ के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे L1 फाइंड करने के लिए, विच विल बी म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वेयर A बाई L, ठीक है, इतने पार्ट के लिए। L की जगह यहाँ पे L/2 आएगा क्योंकि लेंथ इज हाफ। दूसरा सोलेनॉइड जो उसके आगे है उसके लिए एयर कोर है, तो म्यू नॉट N स्क्वेयर A बाई L/2।
ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब चाहे आप नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दें, चाहे आप लेंथ को हाफ कर दें, तो यहाँ पे बच्चे n की वैल्यू क्या पुट करनी है, देखिए हाफ सोलेनॉइड के लिए n 500 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000, हाफ सोलेनॉइड के लिए n हो जाएगा 500, और अगले हाफ के लिए भी n हो जाएगा 500। तो यहाँ पे आपको n1 और n2 दोनों 500 सब्स्टिट्यूट करने हैं। l आपको ये पुट करना है 22, क्योंकि मैं l/2 कर दिया ऑलरेडी, और बाकी सारी वैल्यूज पुट करनी है, एंड देन फाइनल इंडक्टेंस विल बी L1 प्लस L2, ये आंसर आएगा आपका। दोनों को ऐड कर देना, ठीक है, ये आपको कैलकुलेशंस करनी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दो ना सोलेनॉइड सीरीज में लगे हुए हैं, तो जब दो सोलेनॉइड सीरीज में लगे होते हैं उन दोनों की इंडक्टेंस ऐड हो जाती है, ये याद रखना। सीरीज में इंडक्टेंस ऐसे लिखी जाती है, अगर सीरीज में है ऐसे n सोलेनॉइड लगे हैं, तो ये पैरेलल में आपको जैसे आप रेजिस्टेंसेस के केस में निकालते हो वैसे ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं, किसी जगह पे न्यूमेरिकल में काम आ सकते हैं, ठीक है। इंडक्टेंसेस इन सीरीज, इंडक्टेंसेस इन पैरेलल, यहाँ लिख देते हैं सीरीज पैरेलल, ऐड कर लेना ये नोट्स में सारा कुछ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये सिचुएशन गिवन है हमारे पास, ये एक वायर गिवन है, दिस इज वन वायर, थोड़ी मैंने मोटी बनाई है ताकि आपको समझ आए, एंड दिस इज अनदर वायर, दीज आर टू वायर्स। ऊपर वाली वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है I, और नीचे वाली वायर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे इन दोनों में अगर हम सेपरेशन की बात करें एक्सिस से, देखो वायर का एक्सिस मैं बना के दिखाता हूँ, ये सेंटर से ऐसे येलो लाइन बनाई मैंने, सिलेंड्रिकल होती है ना, तो ये एक्सिस हो गया ऊपर वाली वायर का, और ये एक्सिस हो गया नीचे वाली वायर का। तो एक्सिस टू एक्सिस ये डिस्टेंस जो है दैट इज d, दिस डिस्टेंस इज d, और r इज द रेडियस ऑफ ईच वायर, हर किसी वायर की जो रेडियस है, यहाँ पे अगर ऐसे बना दें तो स्मॉल r इज रेडियस ऑफ ईच वायर। ये सब कुछ गिवन है, प्रॉपर ऐसे डायग्राम गिवन है मुझे, और देयर इज ए मीडियम, यहाँ पे एक मीडियम है जिसकी परमेबिलिटी म्यू है बच्चों, अब्सोल्यूट परमेबिलिटी, रिलेटिव नहीं, ये कौन सी दी गई है, अब्सोल्यूट। तो हमें क्या करना है, इस सिस्टम की सेल्फ इंडक्शन फाइंड करनी है। देखो अब इसकी सेल्फ इंडक्शन कहाँ से आएगी, आप सोचो, अगर मैं ऊपर वाली वायर में से करंट को वेरी करूंगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बनेगा उसके अराउंड, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, और ऐसे अगर मैं नीचे वाली वायर में से करंट को वेरी करूंगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये दो पैरेलल वायर्स की आपस में हमें सेल्फ इंडक्शन फाइंड करनी है। सेल्फ इंडक्शन फाइंड करने के लिए हमें फाई चाहिए, L इज इक्वल टू फाई बाई आई होता है, तो फाई चाहिए, फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो कैसे निकाल लेंगे देखिए। तो वी हैव टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर्स A एंड B, कंसिडर ए थिन स्ट्रिप, लेट अस कंसिडर a thin strip of thickness dx, at a distance x from wire A, तो लेट अस सपोज दिस इज वायर A, दिस इज वायर B, तो यहाँ पर एक हमने थिन स्ट्रिप कंसिडर करी है, उस एरिया में एक स्ट्रिप कंसिडर करी है, उस स्ट्रिप की थिकनेस dx है, और इस स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है वायर A से वो x है, ठीक है ऐसे। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिप, यहाँ पर अगर मैं P पॉइंट लगा दूं, ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, एक्सिस से ही है, अगर हम यहाँ पे P पॉइंट लगा दें तो कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P, देखो यहाँ पे जो B नेट होगा ना बच्चों, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा। देखो ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप इधर थंब रखेंगे, अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी। इस केस में भी अगर आप थंब इस तरफ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे, इस कंडक्टर को ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड, इसकी और इसकी, दोनों इनवर्ड हैं।
तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखनी है। देखो, इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आता है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस आर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, फर्स्ट कंडक्टर के लिए डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, क्योंकि फर्स्ट के लिए डिस्टेंस एक्स है। सेकंड कंडक्टर के लिए आप देखिए, अगर ये एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना बचा फिर, डी माइनस एक्स। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और जो एक्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है थ्रू दिस स्ट्रिप, द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि फाई चाहिए ना, अभी हम स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहे हैं डी फाई, पूरा लिख देते हैं, द स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम स्ट्रिप। स्ट्रिप में से, स्ट्रिप एक जस्ट एरिया कंसिडर किया मैंने, ठीक है, उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो मैं लिखना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, डी फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वहां पे, इतनी छोटी स्ट्रिप है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को, बी नेट को, हमें एरिया से, फ्लक्स का मतलब होता है ना एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया यहाँ पे कितना है, डी एक्स इंटू एल, अगर मैं इसकी लेंथ एल मान लूँ, इंटू एल, ठीक है। बट इफ आई टेक यूनिट लेंथ, क्योंकि ये तो इन्फानाइट है ना, तो इसमें कितनी लेंथ लोगे वो हमें नहीं पता। फॉर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब हो जाएगा कि जो हमने एल लिया है वो 1 हो जाएगा, तो डी फाई आ जाएगा बी नेट इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम ऊपर से बी नेट का एक्सप्रेशन पुट करेंगे, तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, देखना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, डी एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्ट्रिप। इन दोनों कंडक्टर्स की वजह से इसमें से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर फ्रॉम दिस एरिया पास कर रही हैं, उसका जो फ्लक्स है वो इस एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। देखिए, इस ए वायर के एक्सिस से मैंने स्टार्ट करना है, एक्सिस की बजाय जहां से ये वायर स्टार्ट होती है ना, अगर ये 0 है तो यहां तक हो गया आर, एक्सिस से लेके वायर की बाउंड्री तक हो गया स्मॉल आर डिस्टेंस। तो आर से लेके मुझे इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है। तो ये पॉइंट कहाँ तक जाएगा, टोटल यहां से लेके यहां तक डी है, तो डी माइनस आर तक, क्योंकि मैंने यहां से स्टार्ट किया है, तो आर टू डी माइनस आर, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द लिमिट्स विल बी आर टू डी माइनस आर। तो अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट कर लूँ इसको, तो आई विल गेट द टोटल फ्लक्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो लेट अस इंटीग्रेट, बहुत आसान है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with unit length of system of two wires, ठीक है, of two parallel conductors, phi is equal to, देखो ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, दो इंटीग्रेशंस हैं, पहली भी आर टू डी माइनस आर आपको इंटीग्रेट करना है, उसमें आएगा सिंपली 1/x dx, और जो दूसरी इंटीग्रेशन है उसमें प्लस, उसको भी आपको आर टू डी माइनस आर इंटीग्रेट करना है, उसमें आएगा 1/d-x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दो इंटीग्रेशंस को हमें सॉल्व करना है। 1/x dx का फॉर्मूला log x, उसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग x, लिमिट्स यहाँ पुट कर देंगे, ये बड़ी ब्रैकेट चलेगी, आर टू डी माइनस आर, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास जो लिमिट्स ऑफ जो रिजल्ट है हाँ, फॉर्मूला वही लग जाएगा, नेचुरल लॉग, बेस ई वाला नेचुरल लॉग होता है d-x, ठीक है, बट लिमिट्स पुट करनी है आर टू डी माइनस आर। अब अगले स्टेप में हम लिमिट्स पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1 का फैक्टर आएगा नीचे, जो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई नेचुरल लॉग d माइनस आर माइनस नेचुरल लॉग r
माइनस नेचुरल लॉग डी माइनस डी प्लस आर, तो प्लस लॉग डी माइनस माइनस आर। चलिए, तो यहाँ पे ये d कैंसिल हो जाएंगे, माइनस लॉग प्लस लॉग भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वो दोनों भी ऐड हो जाएंगे, 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, यहाँ पे लॉग 2 लॉग डी माइनस आर माइनस 2 लॉग आर बन गया, 2 का फैक्टर बाहर आ गया, म्यू नॉट आई बाय पाई बचेगा, लॉग कॉमन ले लिया, डी माइनस आर बाय आर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द 2 वायर्स। 2 वायर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक जितना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको एल चाहिए, आई से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सेल्फ इंडक्शन आ जाएगी। तो लेट अस डिवाइड इट बाय आई, तो एल विल बी म्यू बाय पाई। अब म्यू नॉट की जगह मैं म्यू लिख रहा हूँ क्योंकि परमेबिलिटी दे रखी थी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू दे रखी थी, log e d minus r by r. So this is the self induction of these two parallel wires. Now let us do next example. इसमें हमारे पास 2 coaxial cylinders हैं. This is one cylinder, thin cylinder, ठीक है, और इसके अंदर एक और cylindrical conductor है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। ये इसका एक्सिस बन गया, इसको बोला जाता है कोएक्सियल केबल, और यू कैन से कोएक्सियल सिलेंड्रिकल वायर्स। तो इस वायर में से करंट जा रहा है हमारे पास, और ऊपर से भी करंट जा रहा है, और ज़्यादातर ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है, तो आई करंट इधर जा रहा है और इसमें से भी आई करंट इधर जा रहा है, ठीक है। हमें इनकी सेल्फ इंडक्शन फाइंड करनी है। लेट अस सपोज इनर रेडियस इज ए एंड आउटर रेडियस, आउटर जो बाहर वाला बड़ा सिलेंडर है उसकी रेडियस बी, ए इज लेस देन बी, ये दोनों रेडियस है। आई इज करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, in 2 cylinders। अब फिर से हमें क्या करना होगा, L फाइंड करना है, तो पहले फाई चाहिए, फाई को I से डिवाइड कर देंगे। फाई को निकालने के लिए पहले स्मॉल एलिमेंट्री फ्लक्स लिखेंगे, विच विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। उसके लिए हमने क्या किया, एक्सिस से किसी डिस्टेंस R पे जाके उसके अंदर यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप कंसिडर कर लेनी है, वैसे ही उसकी थिकनेस dr है। देखिए, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस रीजन में ये वाला जो कंडक्टर है उसकी ये वाला जो रीजन है, सुनो ध्यान से सुनो, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, कहीं पर भी पॉइंट लगाऊंगा ना तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। होलो सिलेंडर आपने पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर, सारा करंट सरफेस में से ऐसे जाता है, यहाँ पर हर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो सेल्फ इंडक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगी वो यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके बाहर वाले पॉइंट तक जाएगी। अब दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, ये करंट इधर है और ये करंट उधर है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। और उसके साथ साथ इसकी जो लेंथ है, इस स्ट्रिप की लेंथ है L, उसको मैं 1 लेके जा रहा हूँ, यूनिट लेंथ। तो बस वही डी फाई लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो L इंटू डी आर बनेगा, बट L इज 1 फॉर यूनिट लेंथ, यहाँ हम लिख देते हैं फॉर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिप। ये मैंने एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करी है, एंड दिस इज द फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप।
मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, देखो बाहर वाले सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगी, अंदर वाले सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ होगी यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि होलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो जो बड़ा सिलेंडर है रेडियस बी वाला, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, जो पॉइंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं इस रीजन में, जीरो होगी, याद रखना। हाँ, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर ले आते हैं तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड दोनों सिलेंडर्स की कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, वो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। बट अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करूं, पी पॉइंट पे सिर्फ एक ही फील्ड होगी विच इज ड्यू टू द इनर सिलेंडर, इस बात का ध्यान रखना है। तो हेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ठीक है, और अराउंड द स्ट्रिप इट इज ड्यू टू इनर सिलेंडर ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए होलो सिलेंडर इज जीरो, ये आपको पता है। तो डी फाई का फैक्टर आ गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए तो बहुत आसान है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है, स्ट्रेट वायर वाला ही फॉर्मूला है, और इसको डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बहुत आसान हो गया। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, स्मॉल एलिमेंट्री मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस स्ट्रिप। टोटल निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी। देखो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखना चाहते हैं कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ पर एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का ए है और इस पॉइंट का डिस्टेंस बी है। तो इस रीजन में अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है, ये जितना भी रीजन मैंने शेड किया है वो सारा रीजन, तो उसको करने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम ए टू बी। तो ये आसान ही था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बाहर आ गया, नेचुरल लॉग आर आ गया, लिमिट्स ए टू बी, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग बी बाई ए। और अब हमें क्या करना है, एल निकालना है। एल मतलब ये फाई को आई से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग बी बाई ए। तो दिस इज आंसर।